हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मनीष आप सभी को स्वागत करता हूं सेल्फ टर्न पे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे बिहार की नदियों के बारे में। जैसा कि आप लोग अच्छे तरीके से ही जानते हैं कि बिहार के कोई भी एग्जामिनेशन हो वहां पर नदी से जोड़ करके प्रश्न रहता ही रहता है। ऐसे में बिहार की नदियों को अच्छे से समझना हम लोगों के लिए क्या हो जाएगा, बहुत जरूरी हो जाएगा। इसके अलावा जो है अगर आप बीपीएससी के प्रश्न उठा करके देखिएगा, चाहे वो 70वीं बीपीएससी हो, चाहे वो 68 हो, चाहे वो 69 हो, सभी में जो है बिहार के नदियों से जुड़ करके एक या दो प्रश्न हर हाल में देखने के लिए मिला ही मिला है। तो ऐसे में नदियां जो है हम लोगों के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। तो चलिए इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, बिहार की नदियों को बेहतरीन तरीका से और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का टॉपिक कौन सा हो जाएगा, तो बिहार की नदी कौन सी हो जाएगी, बिहार की नदियां हो जाएगी। ठीक है, बिहार की नदियों को देखिएगा तो क्या किया गया है, स्रोत के आधार पर जो है दो भागों में बांटा गया है। स्रोत क्या होता है, जहां से नदी निकलती है उसको हम लोग स्रोत बोलते हैं। ठीक है, तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, बिहार के ये वाला मैप को जो है एक बार हम लोग अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, ताकि इसको समझने के बाद जो है ये सारा जो हम यहाँ पे डायग्राम बनाए हैं वो सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो बिहार के भौगोलिक स्थिति को अगर थोड़ा सा गौर से देखिएगा तो बिहार के ऊपर में जो है आपको दिखाई देगा, यहाँ पर हिमालय पर्वत श्रृंखला दिखाई देगा। ठीक है, और नीचे में देखिएगा तो यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार दिखाई देगा। और हिमालय और पठार वाला एरिया जो होता है वो मैदान से ऊंचा होता है। क्या होता है, मैदान से ऊंचा होता है। क्योंकि बिहार के बीच वाला एरिया देखिएगा तो पूरी तरह मैदान ही है। 96% बिहार का एरिया तो पूरी तरह मैदान है। और मैदान के ऊपर में देखिएगा तो हिमालय यानी पर्वत है और नीचे में पठार है। तो अब बताइए, हिमालय से जो है कोई भी नदी निकलेगा, कोई भी पानी निकलेगा तो वो किधर जाएगा, नीचे की ओर आएगा। चूंकि नीचे मैदान है और ढलानी वाला एरिया है तो नीचे की ओर ही आएगा। पठार से कोई भी नदी निकलेगा तो वो किधर आएगा, वो भी जो है लुढ़क करके देखिएगा तो बिहार की ओर ही आएगा, क्योंकि बिहार का जो बीच वाला हिस्सा है वो धंसा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा तो बिहार के पश्चिम वाला एरिया जो है ज्यादा उठा हुआ है और बिहार के पूर्व वाला एरिया जो है क्रमागत रूप से धीरे धीरे करके जो है डाउन होते चला गया है। तो इधर से भी कोई नदी अगर आई तो वो भी जो है बिहार की ओर ही प्रवाहित होते हुए चली जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में इतनी ज्यादा जो है बाढ़ क्यों आता है। बाढ़ आने के पीछे रीजन यही है कि एक तरफ पठार है, एक तरफ पर्वत है और बिहार के पश्चिम वाला एरिया जो है उठा हुआ है। तो जितनी सारी नदियां भारत के है वो सब कहीं ना कहीं भाग करके बिहार की ओर ही आएगी। और सारी नदियां जब बिहार की ओर आएगी तो सभी का जल जो है एक जगह पे आके जमा हो जाएगा और यही जो है बिहार में बाढ़ का मूल कारण हो जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं। अगर थोड़ा सा हम लोग उदाहरण देखें तो हिमालय से निकलने वाली नदियों में कौन कौन हो जाएगा, जैसे घाघरा हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गया। और कोसी नदी को तो बिहार में जो है बिहार का शोक भी बोलते हैं, क्योंकि बाढ़ बहुत ज्यादा लाती है। इसके अलावा नीचे में देखिएगा तो सोन हो गया, पुनपुन हो गया, फल्गु हो गया। ये सारी नदियां निकलती है और बिहार की ओर ही चली आती है। इसके अलावा देखिएगा तो बिहार के सबसे महत्वपूर्ण नदी जो हो जाएगा वो गंगा नदी हो जाएगा, जो बिहार के बीचों बीच प्रवाहित होता है और बिहार को दो भागों में डिवाइड करता है। और गंगा नदी भी जो है कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलती है। यानी बिहार में जो प्रवाहित होने वाली नदियां है उसको हम स्रोत के हिसाब से, यानी वो कहाँ से निकलती है इसके हिसाब से अगर हम बांटे तो दो भागों में बांट सकते हैं। एक वैसी नदियां जो हिमालय से निकलती है उसको हिमालयन नदी बोलते हैं, और एक वैसी नदियां जो नीचे पठार से निकल करके आएगी उसको पठारी नदी बोलते हैं। तो बिहार की नदियों को जो है हम लोग स्रोत के हिसाब से कितने भागों में डिवाइड किए हैं, दो भाग में। एक हिमालयन नदी हो जाएगा और दूसरा जो हो जाएगा वो पठारी नदी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं कि हिमालयन नदी और पठारी नदी के बीच में जो है क्या क्या मूलभूत अंतर है, थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं। क्योंकि यहाँ से भी कई बार क्या होता है, थ्योरेटिकल जब क्वेश्चन आता है तो यहाँ से भी जोड़ के क्वेश्चन आ जाता है। तो थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि किस तरह के पैटर्न जो है हिमालय नदी और पठारी नदियों के बीच में निर्धारित होता है। तो आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखिएगा जल स्रोत के हिसाब से कि जल जो है कहाँ से ये नदियों को प्राप्त होता है। तो हिमालय नदी को जो जल प्राप्त होता है वो हिमनद यानी ग्लेशियर से प्राप्त होता है और वर्षा से प्राप्त होता है। अभी जस्ट बताया कि बिहार के उत्तर में क्या हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा। और ये पूरे के पूरे हिमालय वाला एरिया देखिएगा तो बर्फ से ढका हुआ है। अब बर्फ की जो पहाड़ी होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ग्लेशियर या फिर हिमनद बोलते हैं। ठीक है, अब यही ग्लेशियर जब पिघलेगा तो पिघलने के बाद यही नदी का रूप धारण कर लेगा और नदी का रूप धारण करेगा और यही बिहार में आकर के प्रवाहित होने लगेगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो हिमालय नदी है उसके जल का स्रोत एक तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा हो जाएगा, तो हिमनद यानी ग्लेशियर हो जाएगा। इसके अलावा टाइम टाइम पर देखिएगा तो भारत में वर्षा भी होते रहता है, बिहार में वर्षा भी होता है। तो एक तो पानी जो है हिमनद यानी ग्लेशियर से आ रहा है और दूसरा वर्षा भी हो जा रहा है। तो दोनों के पानी मिल जाता है जिसके कारण जो है हिमालय नदी में पानी की मात्रा जो है बहुत ज्यादा
हो जाती है। वहीं अगर आप देखिएगा पठारी नदी, तो पठारी नदी में जल का स्रोत जो है क्या हो जाएगा, केवल और केवल वर्षा हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला एरिया में बर्फ नहीं पड़ता है। आप झारखंड के एरिया में बर्फ दिखाई नहीं देगा, तो यहाँ से जो नदी निकलेगी उसको जल का स्रोत कहाँ से मिलेगा, जल का सोर्स कहाँ से होगा, तो जल का स्रोत एकमात्र होगा क्या है, वर्षा होगा। अब वर्षा होगा तो वर्षा तो सालों भर होता नहीं है। भारत में और बिहार में वर्षा का एक फिक्स मौसम बना हुआ है कि इसी टाइम में वर्षा होगा। तो जिस टाइम वर्षा होगा उस समय जो है इस नदी में पानी होगा, और जिस समय वर्षा नहीं होगा उस समय पानी नहीं होगा, यानी नदी क्या रहेगी, सूखा रहेगी। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। जल स्रोत देखिएगा तो इसको दो तरह के पानी मिलता है, एक हिमनद से मिलता है, एक वर्षा से मिलता है, जबकि पठारी नदी को केवल और केवल वर्षा से ही पानी प्राप्त होता है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं जल की मात्रा। तो स्वाभाविक सा बात है कि यहाँ पर ग्लेशियर से भी पानी आ रहा है और वर्षा से भी पानी आ रहा है, तो इसमें जल की मात्रा क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। किसमें, हिमालय नदी में। और वहीं देखिएगा पठारी नदी में, तो पठारी नदी में जल की मात्रा क्या होगा, अपेक्षाकृत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी इसके तुलना में जो है पठारी नदी में पानी क्या रहती है, कम रहती है। ठीक है, यानी जल की मात्रा क्या रहती है, कम रहती है। इसके अलावा देखिएगा अवस्था में कि कौन सा स्टेज में कौन कौन सी नदी है, तो हिमालय नदी जो है वो युवा अवस्था में है, जबकि पठारी नदी जो है वो प्रौढ़ावस्था में दिखाई देगा। इसमें अंतर क्या हो गया, देखिए अगर पृथ्वी के इतिहास को समझिएगा तो पृथ्वी के इतिहास में सबसे पहले पठार का निर्माण हुआ है, उसके बाद पर्वत का निर्माण हुआ है, उसके बाद मैदान का निर्माण हुआ है। तो नीचे वाला पठार वाला एरिया है, तो सबसे पुराना ये एरिया हो जाएगा। तो यहाँ से नदी भी जो निकलेगा वो कैसा होगा, पुराना होगा। तो पुराना होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रौढ़ बोलते हैं। ठीक है, और पठार के बाद जो है हिमालय का निर्माण हुआ है, तो यहाँ से जो नदी निकलेगा इसकी अपेक्षा जो है ये नदी नया होगा। तो नदी नया है यानी युवा है, यूथ है, तो ये क्या कहलाएगा, युवा नदी कहलाएगा। यानी कहने का मतलब यही है कि हिमालय से निकलने वाली जो नदियां होती है वो अभी युवा अवस्था में है, यानी इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसमें जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, समझ सकते हैं। और वहीं जो है पठारी नदी है वो कैसी अवस्था में है, प्रौढ़ावस्था में है। तो स्वाभाविक सा बात है कि युवा अवस्था में है तो इसमें तीव्रता ज़्यादा होगा, इसमें स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा, जबकि इसमें स्पीड क्या होगा, कम होगा। तो वही बात हम नीचे भी लिखे हैं कि हिमालय नदी में जो है स्पीड क्या होता है, अधिक होता है। अधिक होने के पीछे एक तो रीजन ये है कि ये युवा अवस्था में नदी है, और दूसरा क्या है कि इसको पानी जो है हिमनद यानी ग्लेशियर से भी मिलता है और वर्षा से मिलता है। तो पानी की मात्रा हो जाएगा ज़्यादा, और पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें स्पीड क्या रहेगा, ज़्यादा हो जाएगा, है कि नहीं है। उसके बाद देखिएगा तो पठारी नदी जो होता है उसमें स्पीड क्या होता है, कम होता है, क्योंकि इसको केवल और केवल पानी जो मिलता है वो वर्षा से मिलता है, और पानी की मात्रा भी क्या है, कम है, तो स्पीड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके अलावा अगला अंतर देखा जाए तो हिमालय नदी जो है अपरदन बहुत ज्यादा करती है। अपरदन क्या करती है, अधिक करती है, जबकि पठारी नदी जो है अपरदन क्या करती है, कम करती है। अपरदन क्या होता है, नदी जब अपने रास्ते में प्रवाहित होती है, अपने रास्ते में बहती है, तो आसपास के एरिया के काट छांट करती है। तो आसपास के एरिया को काट छांट करना ही क्या कहलाता है, अपरदन कहलाता है। तो हिमालय नदी में जो है स्पीड ज़्यादा है, पानी की मात्रा भी ज़्यादा है, और बहुत ऊंचाई से गिरता भी है, तो स्वाभाविक सा बात है कि वो नदी काट छांट क्या करेगा, ज़्यादा करेगा, तो अपरदन भी क्या करेगा, ज़्यादा करेगा। और वहीं जो पठारी नदी है वो कम ऊंचाई से गिरता है, इसके अलावा उसमें स्पीड भी कम रहता है, पानी की मात्रा भी कम है, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो नदी जो है अपरदन जो है कम मात्रा में करेगी हिमालय नदी के तुलना में। ठीक है, ये समझ गए। अब आगे देखते हैं कि स्वरूप कैसा है दोनों नदियों का। तो अगर हिमालय नदी को देखा जाएगा तो हिमालय नदी जो हो जाएगा वो 12 मासी हो जाएगा, यानी सदा नीरा हो जाएगा, और वहीं पठारी नदी जो हो जाएगा वो मौसमी नदी हो जाएगा। हिमालय नदी को पानी जो है ग्लेशियर से भी मिलता है और साथ ही साथ वर्षा से भी मिलता है, जिसको लेकर के जो है सालों भर हिमालय से निकलने वाली नदियों में पानी जमा रहता है, सालों भर पानी रहेगा। तो सालों भर पानी रहेगा यानी 12 मास पानी रहेगा, तो उसको 12 मासी बोलते हैं। या सदा नीरा यानी सदा पानी रहेगा, हमेशा पानी रहता है, तो सदा नीरा नदी हो जाएगा। और वहीं जो देखिएगा पठारी नदी है, उस पठारी नदी में जो है पानी का स्रोत केवल क्या है, वर्षा, और वर्षा जो है उसका फिक्स टाइमिंग होता है। तो जब वर्षा आएगा तब नदी में पानी रहेगा, वर्षा नहीं आएगा तो नदी में पानी नहीं रहेगा। तो यानी ये नदी कैसा हो जाएगा, मौसमी हो जाएगा, यानी फिक्स मौसम में नदी में पानी रहता है और बाकी मौसम में जो है नदी में पानी नहीं रहता है। तो ये मौसमी नदी हो गया। और उसके बाद ये कौन सा हो गया, 12 मासी यानी सदा नीरा नदी हो गया। ठीक है, तो आप लोग हिमालय नदी और पठारी नदी, इन दोनों के बीच में जो मूलभूत अंतर है इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि बिहार में ऐसा कौन कौन सी नदी है जो हिमालय से निकलती है,
और बिहार में ऐसा कौन कौन सी नदी है जो नीचे वाला जो पठार वाला एरिया है यहाँ से निकलती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हिमालय नदी को देख लेते हैं कि कौन कौन सी हो जाएगी। तो एक तो सबसे महत्वपूर्ण नदी हो जाएगी गंगा नदी। गंगा नदी जो है हिमालय के क्षेत्र से उत्तराखंड से निकलती है, और इधर में देखिएगा तो उत्तराखंड को होते हुए, उसके बाद यूपी को होते हुए और बिहार में एंट्री करती है। और बिहार में एंट्री करने के बाद बिहार को जो है दो भागों में डिवाइड करती है और फिर यहाँ से एग्जिट कर जाती है। और एग्जिट करने के बाद जो है झारखंड को होते हुए, पश्चिम बंगाल को होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। और बांग्लादेश में जो है इसको पद्मा के नाम से जानते हैं। और फिर लास्टली जो है वो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। तो गंगा नदी भी कैसा नदी हो जाएगा, हिमालय नदी हो जाएगा, हिमालय से निकलती है। इसके अलावा देखिएगा तो गंगा के बाद यहाँ पर देखिएगा तो एक नदी है जो ऊपर में जो है नेपाल से निकलती है और यूपी को होते हुए और यहाँ पर आकर के जो है इस तरीके से गंगा में मिल जाती है। कहाँ पे, छपरा में। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं घाघरा नदी। घाघरा, घाघरा के बाद देखिएगा तो यहीं पर एक नदी दिखाई देगा, इसको हम लोग बोलते हैं गंडक नदी। क्या बोलते हैं, गंडक नदी। गंडक के बाद देखिएगा तो यहाँ पर एक नदी है जिसको हम लोग बोलते हैं बूढ़ी गंडक। क्या बोलते हैं, बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक के बाद देखिएगा तो यहाँ पर आपको एक नदी दिखाई देगा जिसको बोलते हैं बागमती। क्या बोलते हैं, बागमती, ठीक है, बागमती नदी हो जाएगा। बागमती के बाद देखिएगा तो एक और नदी यहाँ पर दिखाई देगा, इसको बोलते हैं कमला बलान। क्या बोलते हैं, कमला बलान, ठीक है। और कमला बलान के बाद देखिएगा तो एक और नदी यहाँ से आती है जिसको बोलते हैं कोसी। कोसी नदी जो है कमला बलान को अपने साथ लेते हुए और जाकर के गंगा में मिल जाती है। ये कौन सी नदी हो जाएगी, कोसी नदी, ठीक है। और कोसी के बाद देखिएगा तो एक महानंदा नदी है जो इस तरीके से उत्तर के क्षेत्र से आकर के, हिमालय के क्षेत्र से आकर के बिहार में मिल जाती है। ये अभी केवल आपको रफली हम बता रहे हैं कि कौन कौन सी नदियां आती है। अब एक एक नदी को हम लोग विस्तार से इसी वीडियो में समझेंगे। केवल आप रफली अभी समझिए कि कौन कौन सी नदी जो है हिमालय के क्षेत्र से आती है, ठीक है। तो आप बताइए हिमालय के क्षेत्र से आने वाले बिहार में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन हो जाएगी, गंगा नदी। उसके अलावा जो है हिमालय से आकर के यानी उत्तर से जो है दक्षिण में आकर के मिलने वाली, ऊपर में हिमालय उत्तर में हो जाएगा और नीचे बिहार कहाँ हो जाएगा, दक्षिण में हो जाएगा। यानी उत्तर से जो है दक्षिण में आकर के, यानी हिमालय से बिहार में गंगा नदी में आकर के मिलने वाली नदियों में पश्चिम से पूरब की ओर देखेंगे तो सबसे पहले नदी कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा घाघरा। घाघरा के बाद कौन सा हो जाएगा, गंडक। गंडक के बाद कौन हो जाएगा, बूढ़ी गंडक। और बूढ़ी गंडक क्या करती है, बागमती को भी अपने साथ मिलाते हुए और गंगा में जाकर के मिल जाती है। तो बूढ़ी गंडक, तो बूढ़ी गंडक के बाद कौन हो जाएगा, बागमती। बागमती के बाद कौन हो जाएगा, कमला बलान। या देखिए कौन हो जाएगा, कमला बलान। कमला बलान के बाद कौन हो जाएगा, कोसी। और कोसी के बाद यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, महानंदा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम आपसे प्रश्न पूछे कि बिहार में जो है वो हिमालय से निकलने वाली नदियों का पश्चिम से पूरब की ओर क्रम बताइए, तो सबसे पहले कौन हो जाएगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक के बाद कौन हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा बागमती। बागमती के बाद हो जाएगा कमला बलान, कोसी, महानंदा। और पूरब से पश्चिम की ओर पूछेंगे तो उसको भी आप लोग अच्छे तरीके से सजा लीजिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि पठार से निकलने वाली नदियां कौन कौन से है जो बिहार में आकर के मिलती है। एक हम लोग सामान्य तौर पर देखते हैं। तो सबसे पहले जो है एक तो हो जाएगा यहाँ पे कर्मनाशा। कर्मनाशा नदी हो जाएगा, कर्मनाशा। कर्मनाशा के बाद देखिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, सोन नदी। इस तरीके से एक सोन नदी दिखाई देगा। सोन के बाद यहाँ पर हो जाएगा पुनपुन। पुनपुन नदी हो जाएगा। पुनपुन के बाद यहाँ हो जाएगा फल्गु। फल्गु नदी हो जाएगा। और फल्गु के बाद एक नदी हो जाएगा क्यूल नदी। क्यूल नदी। और क्यूल के बाद यहाँ पर एक कौन सा नदी हो जाएगा, अजय नदी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अजय नदी, ठीक है। तो अगर हम आपसे प्रश्न पूछते हैं कि बिहार में पठार से आकर के जो है गंगा में मिलने वाली नदियों का क्रम पश्चिम से पूरब की ओर बताइए, तो कौन कौन सा हो जाएगा, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल, अजय नदी हो जाएगा। पश्चिम से पूरब याद है तो पूरब से पश्चिम भी आसानी तरीके से आप लोग इसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, बिहार में जितनी भी आप नदियां देखें, चाहे वो गंगा नदी हो, चाहे वो हिमालय से निकलने वाली नदियां हो, चाहे वो पठार से निकलने वाली नदियां हो, सारी नदियों को हम लोग एक एक करके अच्छे से पढ़ना हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये भी देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न जो है नदियों से जोड़ करके एग्जाम में आए हैं और क्या क्या प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। तो आइए हम लोग जो है अच्छे तरीके से एक एक चीजों को समझते हैं। चलिए तो हम लोग सबसे पहले जो है बिहार में हिमालय से निकलने वाली नदियों को अच्छे तरीके से देख लेते हैं गहराई में, और ये भी देखें कि क्या प्रश्न वहाँ से आया हुआ है और क्या प्रश्न वहाँ से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं बिहार के सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सा हो जाएगा, गंगा नदी। तो सबसे पहले हम लोग गंगा नदी के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। तो गंगा नदी को देखिएगा तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगा नदी जो निकलती है वो उत्तराखंड से निकलती है और उत्तराखंड को होते हुए इस तरीके से और उसके बाद यूपी में एंट्री करती है
और यूपी में एंट्री करने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के क्रम में जो है बिहार में एंट्री करती है। और बिहार में एक जगह पड़ता है कौन सा, चौसा। कौन सा पड़ता है, चौसा। और चौसा कहाँ पड़ता है, बक्सर में। बक्सर जिला में कौन सा जगह पड़ता है, चौसा। वहां से जो है ये बिहार में एंट्री करती है। और एंट्री करने के बाद बिहार के बीचों बीच होते हुए जो है लगभग देखिएगा तो इस तरीके से होते हुए आगे प्रवाहित होता है। और प्रवाहित होने के बाद जो है देखिएगा तो ये नदी क्या करता है, ये जो है वो कटिहार और एक तरफ भागलपुर दोनों जिला का सीमा बनाते हुए जो है बिहार से एग्जिट कर जाता है, यानी बिहार से बाहर निकल जाता है। और बाहर निकलने के क्रम में थोड़ा सा क्या करता है, तो झारखंड के जो है साहेबगंज, याद रखिएगा साहेबगंज जो है एक जगह पड़ता है, कहाँ पड़ता है, झारखंड में। वहां पर जो है थोड़ा सा जो है सीमा लगाता है और उसके बाद पश्चिम बंगाल को होते हुए जो है बांग्लादेश में एंट्री करता है। बांग्लादेश में इसको जो है पद्मा के नाम से जानते हैं। और उसके बाद क्या होता है, अंत में जाकर के जो है ये बंगाल के खाड़ी में जो है गिर जाती है। तो आप लोग समझ सकते हैं निकलती कहाँ से है, उत्तराखंड। उसके बाद कहाँ एंट्री करती है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बाद कहाँ आता है, तो उसके बाद आता है बिहार में। और बिहार में कहाँ से एंट्री करता है, चौसा यानी बक्सर से एंट्री करता है। उसके बाद बिहार के जो है 12 जिला को होते हुए, और 12 जिला को होते हुए क्या करता है, तो ये जाकर के जो है कटिहार और भागलपुर दोनों की सीमा बनाते हुए एग्जिट कर जाती है। ठीक है, अब देखते हैं कि गंगा नदी से क्या क्या प्रश्न आता है या क्या क्या प्रश्न हो सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। गंगा नदी ये वाला हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले गंगा नदी की जो है कुल लंबाई कितना है, तो कुल लंबाई जो हो जाएगा वो 2525 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2525 किलोमीटर। वहीं देखिएगा तो बिहार में जो है इसकी लंबाई कितना हो जाएगा, तो बिहार में इसकी लंबाई हो जाएगा 445 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई जो है वो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, लेकिन बिहार में इसकी लंबाई कितना है, 445 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा तो ये बिहार के जो है कितने जिला को टच करता है, तो बिहार के जो है ये 12 जिला को टच करता है। कितने जिला को, 12 जिला को जो है टच करता है। अब 12 जिला में पूछेगा कि सबसे अधिक सबसे लंबा सीमा किसके साथ लगाता है, तो सबसे लंबा सीमा जो है पटना जिला के साथ लगाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा तो बिहार में जो है 9 प्रमंडल है। कितना प्रमंडल हो जाएगा, 9 प्रमंडल हो जाएगा। 9 प्रमंडल में से जो है 2 ऐसा प्रमंडल है जिसको गंगा नदी टच नहीं करता है। 2 प्रमंडल कौन कौन सा हो जाएगा, तो एक हो जाएगा कोसी प्रमंडल, और कोसी के बाद जो हो जाएगा एक हो जाएगा मगध प्रमंडल। ये दोनों प्रमंडल को गंगा नदी टच नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि कोसी प्रमंडल इस एरिया में हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा तो गंगा नदी को कहाँ से टच करेगा, और मगध प्रमंडल नीचे हो जाएगा तो वो भी गंगा नदी को टच नहीं करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखिएगा तो गंगा नदी का जो है वो बिहार में पैटर्न कैसा है, बिहार में जो है गंगा नदी का पैटर्न कैसा है, तो पैटर्न जो हो जाएगा वो वृक्षाकार हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वृक्षाकार, यानी वृक्ष के आकार का हो जाएगा। वृक्षाकार कहने का मतलब क्या होता है कि बीच में समझिए गंगा नदी जो है वो किसी पेड़ का मेन शाखा हो गया, मेन ब्रांच हो गया, और इसमें छोटी छोटी शाखा आकर के नीचे से और ऊपर से मिलती है इस तरीके से। तो स्वाभाविक सा बात है कि कैसा आकृति हो जाएगा, वृक्ष के आकार का हो जाएगा। तो इसीलिए क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार में जो है वो नदियों की आकृति कैसा है, पैटर्न कैसा है, तो वृक्षाकार हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कैसा हो जाएगा, वृक्षाकार जो है इसका पैटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो गंगा नदी से संबंधित जो फैक्ट्स हो सकता है बिहार में, ये चीजें हम लोग यहाँ पर देख लिए। गंगा नदी के बाद हम लोग क्या समझते हैं, अब घाघरा नदी को समझते हैं। किसको समझते हैं, घाघरा नदी को। ठीक है, तो ऊपर में देखिएगा तो यहाँ पर तो पूरा हिमालय हो गया और ये पूरे के पूरे नेपाल का एरिया हो गया। तो नेपाल में एक ग्लेशियर है, इसको क्या बोलते हैं, मापचोंगचुंग ग्लेशियर। क्या बोलते हैं, मापचोंगचुंग ग्लेशियर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मापचोंगचुंग ग्लेशियर यानी हिमनद बोलते हैं। ठीक है, जो कहाँ पड़ता है, नेपाल में हिमालय के क्षेत्र में। ग्लेशियर है यानी बर्फ का पहाड़ी है। यहीं से नदी निकलती है, एक नदी, और निकलने के बाद नेपाल के बाद जो है यूपी में एंट्री करती है, और यूपी में कहाँ पहुँचती है, अयोध्या में। कहाँ पहुँचती है, ध्यान रखिएगा, अयोध्या में। ठीक है, अयोध्या में पहुँचती है, और अयोध्या के बाद जो है इस तरीके से होते हुए आगे बढ़ती है। लेकिन नेपाल और अयोध्या के बीच में जो है इस नदी को जो है सरयुग नदी, सरयुग नदी, या फिर इसी को जो है शारदा नदी के नाम से जानते हैं। किस नदी के नाम से, शारदा या फिर सरयुग नदी के नाम से जो है जानते हैं। ठीक है, उसके बाद अयोध्या के बाद जो है इसी का नाम क्या हो जाता है, तो इसी का नाम हो जाता है घाघरा नदी। क्या हो जाएगा, घाघरा नदी हो जाएगा। ठीक है, और घाघरा नदी इस तरीके से होते हुए आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने के बाद जो है बिहार में जाती है। बिहार में जो ये एंट्री करती है वो कहाँ से करती है, तो बिहार में एंट्री करती है कहाँ से, ध्यान रखिएगा, गोपालगंज से।
कहाँ से एंट्री करती है, गोपालगंज जिला से जो है बिहार में एंट्री करती है। और एंट्री करने के बाद कुछ दूर तक जो है बिहार और यूपी के बीच सीमा बनाती है, और सीमा बनाने के बाद जो है पूरी तरह बिहार में एंट्री करती है। और एंट्री करने के बाद जो है अंतिम रूप से क्या करती है, तो बिहार में जो है सारण में एक जगह पड़ता है छपरा। कौन जगह पड़ता है, छपरा। जिला कौन सा हो जाएगा, सारण। वहां पर जा करके क्या करती है, तो ये गंगा नदी से जो है मिल जाती है। किस नदी से मिल जाती है, गंगा नदी से जा करके जो है मिल जाती है। तो ऊपर से नीचे तक हम लोग क्या क्या समझे, निकलती कहाँ से है, माप चोंगचुंग ग्लेशियर कहाँ पे हो जाएगा, हिमालय के क्षेत्र में। कौन से देश में हो जाएगा, नेपाल में हो जाएगा। उसके बाद निकलने के बाद जो है यूपी में क्या कहलाती है, सरयू या फिर शारदा कहलाती है, अयोध्या तक। अयोध्या के बाद इसका नाम चेंज हो जाता है। उसके बाद इसका नाम क्या हो जाता है, घाघरा नदी। और घाघरा नदी बिहार में कहाँ से एंट्री करती है, तो गोपालगंज से। उसके बाद क्या करती है, तो बिहार और यूपी के बीच जो है सीमा भी निर्धारित करती है, ठीक है। और उसके बाद बिहार में जो है इस तरीके से प्रवाहित होते हुए जो है गंगा में जाकर के कहाँ मिलती है, छपरा में। और छपरा किस जिला में पड़ता है, सारण जिला में पड़ता है, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा, घाघरा नदी जो है बिहार में मात्र 83 किलोमीटर का ही जो है सीमा लगाता है, ये बात ध्यान रखना है। बिहार में यहाँ से यहाँ तक का जो सीमा कितना है, मात्र और मात्र 83 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा नदी हो गया, ये हो गया घाघरा नदी। घाघरा के बाद हम लोग समझते हैं गंडक नदी, ठीक है। गंडक नदी भी कहाँ से निकलता है, तो ऊपर से ही निकलता है। और यहाँ पर जो है एक पर्वत है जिसको क्या बोलते हैं, अन्नपूर्णा पर्वत, ध्यान रखिएगा। अन्नपूर्णा श्रेणी पर्वत को ही क्या बोलते हैं, श्रेणी बोलते हैं। तो ये कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा नेपाल में। और नेपाल में जो है कौन से पर्वत श्रृंखला हो जाएगा, हिमालय पर्वत श्रृंखला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो है एक नदी निकलती है, हालांकि एक नदी नहीं निकलती है, कई नदियों का ग्रुप निकलती है 7 धारा में। कितने धारा में निकलती है, 7 धारा में निकलती है। और निकलने के बाद आपस में मिलती है, मिलने के बाद इसका नाम हो जाता है गंडक। क्या नाम हो जाता है इसका, गंडक नदी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ऊपर में इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है सप्त गंडक। क्या होता है, सप्त गंडकी। सप्त गंडकी नाम क्यों होता है, क्योंकि ये 7 धाराओं से मिलकर के बना हुआ है, तो इसी का नाम क्या हो जाएगा, सप्त गंडकी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सातों मिलने के बाद क्या कहलाता है, गंडक। गंडक नदी जो है वो क्या करती है, नेपाल को छोड़ करके बिहार में एंट्री करती है। तो बिहार में कहाँ से एंट्री करती है, तो ध्यान रखना जगह है एक, भैंसा लोटन। क्या हो जाएगा, भैंसा लोटन। और भैंसा लोटन जगह कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण में। वहां से क्या करती है, बिहार में एंट्री करती है। एंट्री करने के बाद क्या करती है, तो काफी लंबा सीमा जो है वो बिहार और यूपी के बीच बनाती है। और बिहार और यूपी के बाद सीमा बनाने के बाद क्या होता है, तो सारण प्रमंडल, और इधर में देखिएगा तो आपको दिखाई देगा तिरहुत प्रमंडल को होते हुए और आगे बढ़ती है। और आगे बढ़ने के बाद क्या होता है, तो ये गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। और गंगा नदी में जो मिलती है वो कहाँ पर मिलती है, तो ये मिलती है हाजीपुर, याद रखिएगा, हाजीपुर और किसके, सोनपुर के बीच में। किसके बीच में, हाजीपुर और सोनपुर के बीच में जाकर के मिलती है। तो हाजीपुर जो हो जाएगा वो किस में हो जाएगा, वैशाली जिला में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, वैशाली जिला में। और सोनपुर कहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सारण जिला में, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कौन सा ऐसा नदी है जो गंगा नदी में आकर के मिलती है लेकिन वैशाली और सारण जिला के बीच में, या फिर हाजीपुर या सोनपुर के बीच में आकर के मिलती है, तो वो गंडक नदी हो जाएगा, ठीक है। 17वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से कि गंडक और गंगा के संगम पर कौन सा मेला होता है, किस मेला का आयोजन किया जाता है, तो बताइए कौन सा मेला हो जाएगा, सोनपुर मेला हो जाएगा, हरिहर छत्तर मेला हो जाएगा, ठीक है। जो गंडक और गंगा नदी दोनों के संगम पर आकर के मिलती है। इससे 2 क्वेश्चन पूछा गया था 17वीं बीपीएससी में। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि गंडक का दूसरा नाम क्या है, और उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा ये गया था कि गंडक जो है वो, गंडक जहाँ पर संगम करती है वहां पर कौन सा मेला का आयोजन किया जाता है, तो सोनपुर मेला का, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि यूपी और बिहार के बीच में जो है सबसे अधिक लंबी सीमा जो लगाती है वो कौन सी नदी लगाती है, गंडक नदी। घाघरा नदी भी सीमा लगाती है, लेकिन घाघरा नदी सीमा कम लगाती है और गंडक नदी सीमा अधिक लगाती है। तो यूपी और बिहार के बीच में जो है सबसे अधिक सीमा लगाने वाला नदी कौन सा हो जाएगा, गंडक नदी हो जाएगा, ठीक। एक बात आप लोग और ध्यान रखिएगा, घाघरा नदी का कुछ अलग नाम है, उसको भी ध्यान रखिएगा, अन्य नाम उसको ध्यान रखिएगा। घाघरा नदी को ही क्या बोलते हैं, लखनदेई नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लखनदेई। इसी को क्या बोलते हैं, करनाली नदी भी बोलते हैं, है कि नहीं है। इसी को रामप्रिया नदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रामप्रिया।
इसी को देवप्रिया नदी भी बोलते हैं। ये किसके बारे में बोल रहे हैं? घाघरा नदी के बारे में। क्योंकि बिहार में एक पैटर्न रहा है कि एक नदी का अगर कई नाम है तो उससे जोड़ करके भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि घाघरा नदी का अन्य कौन कौन सा नाम है। तो कौन कौन सा नाम हो जाएगा घाघरा नदी का? लखनदेई हो जाएगा, करनाली हो जाएगा, रामप्रिया हो जाएगा, देवप्रिया हो जाएगा। ये सब घाघरा नदी का नाम हो जाएगा। उसी तरीके से देखिएगा तो गंडक नदी का भी कुछ अन्य नाम है। गंडक नदी का कुछ अन्य नाम है, वो आपको हर हाल में ध्यान रखना है, ठीक है। एक तो हो जाएगा इसका क्या, नारायणी हो जाएगा, नारायणी नदी हो जाएगा। नारायणी के बाद इसी को सदानीरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सदानीरा भी बोलते हैं। इसी को देखिएगा तो सालीग्रामी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सालीग्रामी भी बोलते हैं। इसी नदी को काली गंडकी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काली गंडकी भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं, ये क्वेश्चन तो 70वीं बीपीएससी में पूछा गया है कि गंडक का दूसरा नाम क्या है। तो सीधा क्वेश्चन इसमें ऑप्शन में दिया गया था। तो दूसरा नाम क्या हो जाएगा? नारायणी नदी हो जाएगा। इसके अलावा अन्य नाम क्या हो जाएगा? तो सदानीरा हो जाएगा, सालीग्रामी हो जाएगा, काली गंडकी हो जाएगा, सप्त गंडकी हो जाएगा। ये सारा के सारा नाम जो है वो किसका है? गंडक नदी का ही नाम है, ठीक है। तो गंडक नदी आप लोग समझ गए कहाँ से निकलती है? अन्नपूर्णा श्रेणी नेपाल से, हिमालय से। उसके बाद ऊपर में क्या कहलाती है? सप्त गंडकी। सातों धारा मिलने के बाद क्या कहलाती है? गंडक। बिहार में एंट्री कहाँ से करती है? भैंसा लोटन पश्चिमी चंपारण से। उसका बिहार यूपी के बीच सीमा बनाती है और सबसे अधिक लंबी सीमा जो है गंडक नदी ही बनाती है। उसका बिहार में एंट्री करती है और बिहार में एंट्री करने के बाद हाजीपुर और सोनपुर के बीच में क्या करती है? तो ये आकर के जो है गंगा से संगम कर जाती है और हाजीपुर वैशाली जिले में पड़ता है और सारण जो है वो, और सोनपुर जो है वो सारण जिला में पड़ता है। यानी वैशाली और सारण दोनों जिला के मध्य में आकर के संगम कर जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका गंडक नदी। गंडक के बाद हम आगे की नदी को पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसको बोलते हैं सोमेश्वर की पहाड़ी, आप लोगों को पढ़ाए थे, ठीक है। तो सोमेश्वर की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, इसको बोलते हैं बूढ़ी गंडक। क्या बोलते हैं? बूढ़ी गंडक, ध्यान रखिएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? बूढ़ी गंडक हो जाएगा, ठीक है। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और निकलने के बाद ये नदी समझिए अभी आगे जाकर के रुका हुआ है। अब एक और नदी हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है एक पर्वत श्रृंखला है जिसको बोलते हैं महाभारत श्रेणी। क्या बोलते हैं? महाभारत श्रेणी। और महाभारत श्रेणी जो है वो कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है नेपाल में। कहाँ पड़ता है? नेपाल में, ठीक है। महाभारत श्रेणी से जो है एक नदी निकलती है जिसको हम बोलते हैं बागमती। क्या बोलते हैं? बागमती बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। बागमती महाभारत श्रेणी से निकलती है और निकलने के बाद जो है ये क्या करती है? सीतामढ़ी से जो है वो बिहार में एंट्री करती है। कहाँ से? सीतामढ़ी जिला से जो है वो क्या करती है? बिहार में जो है एंट्री करती है। और बिहार में एंट्री करने के बाद क्या होता है? तो ये नदी जो है अपने साथ क्या करती है? तो अपने साथ जो है बूढ़ी गंडक को भी अपने में मिला लेती है और मिलाने के बाद आगे बढ़ती है। और आगे बढ़ने के बाद क्या होता है? तो मुंगेर में जाकर के, कहाँ पर? मुंगेर के निकट जाकर के जो है ये क्या करती है? तो ये जो है गंगा नदी से जाकर के मिल जाती है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो बताइए बूढ़ी गंडक कहाँ से निकली? तो ये निकलती है सोमेश्वर की पहाड़ी से। उसके बाद बूढ़ी गंडक क्या करती है? किसमें जाकर मिल जाती है? बागमती में। बागमती कहाँ निकलती है? महाभारत श्रेणी से, नेपाल से। अब एक दो प्रश्न यहाँ से और बनता है कि बागमती नदी के किनारे ही देखिएगा तो नेपाल में एक जगह पड़ता है काठमांडू। नेपाल की राजधानी कहाँ हो जाएगा? काठमांडू। तो काठमांडू किस नदी के किनारे है? बागमती नदी के किनारे है। इसके अलावा एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है पशुपति का, ठीक है। पशुपति का जो प्रसिद्ध मंदिर है, पशुपति का मंदिर जो है वो भी किस नदी के किनारे है? तो बागमती नदी के किनारे हो जाएगा। और कहाँ हो जाएगा? नेपाल में हो जाएगा। तो बागमती निकलती कहाँ से है? महाभारत श्रेणी नेपाल से। इसमें काठमांडू इसी के किनारे है, पशुपतिनाथ मंदिर इसी के किनारे है। बिहार में एंट्री कहाँ से करती है? सीतामढ़ी से। और दोनों नदी मिलने के बाद जो है कहाँ पर जाके गंगा में मिल जाती है? मुंगेर के निकट जाकर के जो है गंगा में मिल जाती है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं? बागमती के बाद एक और नदी यहाँ पर निकलती है महाभारत श्रेणी से। ध्यान रखिए कहाँ से निकलती है? महाभारत श्रेणी से ही निकलती है। याद रखिए कहाँ से निकलती है? महाभारत श्रेणी से, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कमला नदी। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कमला नदी। याद रखिएगा कमला नदी, ठीक है। कमला नदी जब आगे बढ़ती है तो इसी में एक छोटा सा नदी आकर के मिल जाती है जिसको बोलते हैं बलान। क्या बोलते हैं? बलान, ठीक है। तो कमला और बलान दोनों मिलने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? कमला बलान। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा? कमला बलान, ठीक है। कमला बलान। शुरू में आती है कौन सी नदी? कमला नदी। कहाँ से निकलती है? महाभारत श्रेणी से। और ये बिहार में एंट्री कहाँ से करती है? तो बिहार में एंट्री करती है जयनगर से। कहाँ से करती है? जयनगर से, याद रखिएगा
जयनगर, जयनगर कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है मधुबनी में। कहाँ पड़ता है? मधुबनी में। वहाँ से बिहार में एंट्री करता है। एंट्री करने के बाद आगे एक नदी मिलता है इसमें बलान, मिलने के बाद इसका नाम क्या होता है? कमला बलान। और कमला बलान नदी आगे जाकर के समझिए रुका हुआ है। अब इसमें एक और नदी निकलती है नेपाल से, यहाँ से एक और नदी निकलती है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं कोसी नदी। और ये कहाँ से निकलता है? तो नेपाल में एक जगह पड़ता है गोसाई स्थान। कौन जगह पड़ता है? गोसाई स्थान, ठीक है। इसी गोसाई स्थान से क्या होता है? तो यहाँ से जो है कोसी नदी निकलती है। कौन सी नदी? कोसी नदी। और निकलने के बाद क्या होता है? तो बिहार में जो है ये सुपौल जिला से, कौन से जिला से? सुपौल जिला से जो है ये बिहार में एंट्री करता है। और एंट्री करने के बाद फिर आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ने के बाद जो है कमला बलान को अपने में मिला लेता है। कमला बलान को अपने में मिला लेता है, और मिलाने के बाद फिर आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ने के बाद गंगा नदी में जाकर के मिल जाता है। और गंगा नदी में कहाँ जाके मिलता है? तो कुरुसेला में। कहाँ होता है? कुरुसेला, याद रखिएगा। कहाँ जाके मिलेगा? कुरुसेला में, ठीक है। और कुरुसेला कहाँ पड़ता है? कटिहार में। कहाँ पड़ता है? कटिहार में पड़ता है। वहां पर जाकर के गंगा नदी में मिल जाता है, ठीक है। और कोसी नदी को क्या बोलते हैं? तो कोसी नदी आप लोग जानते ही है, इसको क्या बोलते हैं? बिहार का जो है शोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिहार का शोक। और 17वीं बीपीएससी का जो री एग्जाम हुआ था उसमें सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ था कि बिहार का शोक किस नदी को बोलते हैं। यहाँ तक कि 67वीं बीपीएससी में भी यही क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो किसको बोलते हैं? कोसी नदी को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोसी नदी जो है उसमें क्षेत्रफल कम है और पानी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो पानी बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्षेत्रफल कम होगा, तो बाढ़ बहुत ज्यादा लगा, और बाढ़ बहुत ज्यादा लगा तो जितना भी आसपास के जो जमीन होगा, आसपास के घर द्वार होगा, उन सबको दहा के लेके चल जाएगा, खेत खलिहान को नष्ट कर देगा। तो बिहार का शोक यानी दुख हो गया, मतलब ये दुख वाला नदी है। तो बिहार का शोक इसको बोलते हैं? कोसी नदी को, ठीक है। कहाँ से निकलती है? गोसाई स्थान, नेपाल से। एंट्री कहाँ से करती है? सुपौल में। कमला बलान को मिलाने के बाद कहाँ जाके मिल जाती है? कुरुसेला, कटिहार में। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर जो है पड़ता है दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में पड़ता है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग से एक नदी निकलती है, इस तरीके से निकलती है। और उसके बाद किशनगंज में जो है बिहार में एंट्री करती है। तो यहाँ से कौन सा हो गया? यहाँ पर हो गया आपका दार्जिलिंग, ठीक है। कौन सा हो गया? दार्जिलिंग। किशनगंज से जो है क्या करती है? बिहार में एंट्री करती है। किशनगंज से क्या करती है? बिहार में एंट्री करती है। और इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम हो जाएगा महानंदा। एक महानदी है, तो महानदी जो हो जाएगा उड़ीसा में हो जाएगा, जबकि इसका नाम क्या हो जाएगा? महानंदा हो जाएगा। और महानंदा नदी इस तरीके से होते हुए, और उसके बाद क्या होता है? तो ये जा करके क्या करती है? गंगा नदी में मिल जाती है। और गंगा नदी में कहाँ पर जाके मिलती है? तो ये मिलती है मनिहारी में। कहाँ मिलती है? मनिहारी में। और मनिहारी कहाँ पड़ता है? तो मनिहारी जो पड़ता है वो पड़ता है कटिहार में। कहाँ पड़ता है? कटिहार में, ठीक है। तो मनिहारी में जाकर के कटिहार में जो है गंगा नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी? महानंदा, ठीक है। अब समझिए, महानंदा नदी से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा नदी में उत्तर से आकर के मिलने वाली नदियों में सबसे पूर्वी नदी कौन सा है? देखिए, ये तो गंगा नदी हो गया। उत्तर से नदी कौन मिलेगा? जो ऊपर से आकर के मिलेगा, उत्तर से मिलने वाली नदी हो जाएगा। कौन सा नदी हो जाएगा? उत्तर से मिलने वाली नदी, ठीक है। तो उत्तर से मिलने वाली नदियों में सबसे पूर्वी नदी कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पूर्वी नदी हो जाएगा महानंदा। तो याद रखिएगा, सबसे पूर्वी नदी कौन सा हो जाएगा? महानंदा हो जाएगा, याद रखिएगा, गंगा नदी में मिलने वाली, ठीक है। इसके बाद जब गंगा नदी आगे बढ़ती है ना, तो कोई नदी जो है उत्तर से आकर के गंगा में नहीं मिलता है, दक्षिण से आकर के मिल जाता है, लेकिन उत्तर से कोई नहीं मिलता है। तो उत्तर से जो है आकर के गंगा में मिलने वाली सबसे पूर्वी नदी कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पूर्वी नदी जो हो जाएगा वो महानंदा हो जाएगा। कहाँ से निकलती है? दार्जिलिंग की पहाड़ी से। बिहार में कहाँ से एंट्री करती है? किशनगंज से। और गंगा नदी में कहाँ पर आकर के मिल जाती है? तो कहाँ की मिलती है? मनिहारी, कटिहार में आकर के जो है क्या करती है? मिल जाती है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। आइए अब हम लोग बिहार में जो है वो मिलने वाली पठारी नदियों को देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं नीचे क्या हो जाएगा? तो नीचे हो जाएगा पठार, छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा। यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती है, और बिहार में जो है ये कौन सा नदी हो गया? गंगा नदी। इसमें आकर के जो है बहुत सारी नदियाँ मिल जाती है। तो आइए देखते हैं पठारी नदी। पठारी नदी को हम लोग पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हुए देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा तो यहाँ पर हो गया कौन सा पठार? कैमूर का पठार। कौन सा हो गया? कैमूर का पठार हो गया, ठीक है। कैमूर के पठार से एक नदी निकलती है जिसको हम लोग बोलते हैं कर्मनाशा नदी। और कर्मनाशा नदी जो है इस तरीके से निकलती है। उसके बाद यूपी बिहार के सीमा बनाते हुए जो है ये क्या करती है? तो चौसा में जाकर के, कहाँ पे? चौसा में जाकर के जो है किससे? बक्सर से जाकर के, सॉरी, चौसा जो है जगह पड़ता है कहाँ पे? बक्सर में। तो उस चौसा में जाकर के जो है गंगा नदी से संगम कर जाती है, गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो देखिए, चौसा से ही गंगा नदी भी एंट्री किया है बिहार में, और साथ ही साथ चौसा में जो है कर्मनाशा नदी भी क्या हो रहा है?
चौसा में आकर के ही जो है किससे मिल रहा है, गंगा से मिल रहा है। ठीक है, हिंदू धर्म के हिसाब से देखिएगा तो कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी माना गया है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो है कर्मनाशा नदी में जो है वो स्नान करता है तो उसका कर्म नाश हो जाता है, हिंदू धर्म के मान्यता के हिसाब से। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि बिहार में दोनों नदी है, एक तरफ कर्म को नाश करने वाला कर्मनाशा भी है और दूसरी तरफ जो है पवित्र करने वाला गंगा नदी भी है। तो बिहार में दोनों है, आप अच्छा चाहिए तो अच्छा भी मिलेगा और बुरा चाहिए तो बुरा भी मिलेगा। दोनों तरह के गुण बिहार में मौजूद दिखाई दे रहा है जियोग्राफिकल तरीका से, है कि नहीं है। तो ये कौन सा हो गया, कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा के बाद देखिएगा सोन नदी। सोन नदी देखिएगा ना तो यहाँ पर जो है एक पर्वत श्रृंखला है मध्य प्रदेश में, जिसको बोलते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। क्या बोलते हैं, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। ठीक है, और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का एक पर्वत है जिसको क्या बोलते हैं, मैकाल पर्वत। क्या बोलते हैं, मैकाल पर्वत, ध्यान रखिएगा मैकाल पर्वत। और मैकाल पर्वत के सबसे ऊंचा चोटी कौन सा हो जाएगा, अमरकंटक। कौन सा हो जाएगा, अमरकंटक। अमरकंटक से 3 नदी निकलता है, एक नदी निकलता है और इस तरीके से पश्चिम की ओर चला जाता है, एक नदी निकलता है और दक्षिण की ओर चला जाता है, और एक नदी निकलता है उत्तर की ओर, बिहार की ओर चला जाता है। ठीक है, तो जो नदी बिहार की ओर जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सोन नदी। क्या बोलते हैं, सोन नदी बोलते हैं। ठीक है, तो सोन नदी कहाँ से निकलता है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मैकाल पर्वत के सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक से सोन नदी निकलती है, और निकलने के बाद बिहार में क्या करती है, रोहतास से जो है एंट्री करती है। कहाँ से, रोहतास से जो है एंट्री करती है, और एंट्री करने के बाद जो है आगे बढ़ती है। ठीक है, और आगे बढ़ने के बाद पटना में एक जगह पड़ता है मनेर। कौन जगह पड़ता है, मनेर। कहाँ पड़ता है, पटना में। वहां पर जाकर के जो है ये गंगा नदी से मिल जाती है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब सोन नदी का ही कई अन्य नाम हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। इससे संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं। इसी को बोलते हैं हिरण्यवाह नदी। ठीक है, इसी को बोलते हैं सोनभद्र नदी। कुछ अन्य नाम देखिएगा तो इसको क्या बोलते हैं, सोनभद्र नदी बोलते हैं। इसके अलावा देखिएगा तो दक्षिण बिहार में बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है, दक्षिण बिहार की जो है सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, तो सबसे लंबी नदी जो हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, सोन नदी हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, दक्षिण बिहार में सबसे लंबा अगर कोई नदी है तो कौन सा हो जाएगा, सोन नदी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सोन नदी पर देखिएगा तो कई तरह के बैराज भी बनाया गया है। ठीक है, तो ये बैराज कौन कौन सा हो जाएगा, इसमें देखिएगा जैसे हो गया आपका डेहरी ऑन सोन। क्वेश्चन पूछेगा डेहरी ऑन सोन बैराज जो है वो किस नदी पर है, तो सोन नदी पर हो जाएगा। इसके अलावा देखिएगा इंद्रपुरी बैराज जो है किस नदी पर है, तो इंद्रपुरी बैराज जो है वो हो जाएगा आपका सोन नदी पर हो जाएगा। ठीक है, इंद्रपुरी बैराज के बाद देखिएगा तो यहीं पर आपको दिखाई देगा वशिष्ठ नारायण पुल, वशिष्ठ नारायण ब्रिज जो है किस नदी पर है, तो यहीं पर हो जाएगा, है कि नहीं है। तो ये सब चीज भी आप ध्यान रख सकते हैं। अन्य नाम क्या हो जाएगा, हिरण्यवाह हो जाएगा, सोनभद्र हो जाएगा, दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी हो जाएगी, डेहरी ऑन सोन जो है बैराज यहीं पर है, इंद्रपुरी बैराज यहीं पर है, वशिष्ठ नारायण पुल का निर्माण भी जो है यहीं पर किया गया है। इसके अलावा देखिएगा तो कोइलवर पुल जो लगभग 1875 ईस्वी में बना था, कोइलवर पुल वो भी जो है आपको यहीं पर दिखाई देगा, सोन नदी पर ही दिखाई देगा। ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद सोन के बाद देखिएगा, सोन के बाद देखिएगा तो एक और नदी है पुनपुन। कौन सा नदी हो जाएगा, पुनपुन नदी हो जाएगा। ठीक है, तो पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है, तो पुनपुन नदी निकलती है पलामू से, और पलामू कहाँ पड़ता है, झारखंड में। और यहाँ से निकलती है और निकलने के बाद इस तरीके से आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने के बाद क्या होता है, तो ये गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है, कहाँ पे, फतुहा में। कहाँ पे मिल जाती है, फतुहा। और फतुहा कहाँ पड़ता है, पटना जिला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, पटना जिला में, ध्यान रखना है। तो कैमूर के पठार से कर्मनाशा कहाँ जाकर के मिल जाती है, चौसा बक्सर में। उसके बाद अमरकंटक से सोन नदी रोहतास से एंट्री करती है और कहाँ जाकर के मिल जाती है, मनेर पटना में। उसके बाद पलामू से कौन सी नदी निकलती है, तो पलामू से निकलती है पुनपुन नदी। कौन सी हो जाएगी, पुनपुन नदी। और कहाँ जाकर के मिल जाती है, तो फतुहा में जाकर के जो है ये गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, पुनपुन के बाद देखिएगा तो यहाँ पर दिखाई देगा एक नदी, यहाँ पर जगह पड़ता है आपका देखिएगा तो यहाँ पर पड़ता है हजारीबाग। कौन सा पड़ता है, हजारीबाग, हजारीबाग। ठीक है, हजारीबाग कहाँ पड़ता है, झारखंड में पड़ता है। ठीक है, यहाँ से कई छोटी छोटी नदियाँ निकलती है, लेकिन 2 सबसे महत्वपूर्ण छोटी नदियाँ हैं। ठीक है, याद रखिएगा, एक जो हो जाएगा वो लीलाजन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, लीलाजन, लीलाजन हो जाएगा। और एक जो हो जाएगा मोहना नदी हो जाएगा। कौन सा नदी हो जाएगा, मोहना नदी। ठीक है, ये दोनों नदी आपस में मिलती है, और मिलने के बाद क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है फल्गु। क्या कहलाती है, फल्गु कहलाती है। ठीक है, फल्गु, इसी को निरंजना नदी के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं,
निरंजना नदी के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका पुराना नाम क्या हो जाएगा, निरंजना हो जाएगा। और इसी निरंजना नदी के किनारे क्या हुआ था, तो महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो हिस्टोरिकल दृष्टिकोण से देखिएगा तो उसके लिए भी काफी महत्वपूर्ण जो है ये नदी हो जाती है, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फल्गु नदी जो है किन दो नदियों को मिलने से बना है, तो एक हो जाएगा लीलाजन नदी और एक हो जाएगा मोहना नदी। दोनों कहाँ से निकलती है, हजारीबाग झारखंड से, और मिलने के बाद नाम क्या होता है, फल्गु। और फल्गु को क्या बोलते हैं, निरंजना। और इस तरीके से आगे होते हुए और फिर बिहार में जाके क्या करती है, गंगा नदी से मिल जाती है। और गंगा नदी से कहाँ पे मिलती है, तो ये मिलती है मोकामा में। कहाँ मिलती है, मोकामा में, ठीक है। अब मोकामा भी कहाँ पड़ता है, पटना जिला में पड़ता है, समझ में आ गया। तो सबसे पहले कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु। फल्गु के बाद देखिएगा तो हो जाएगा क्यूल नदी। क्यूल नदी भी कहाँ से निकलता है, तो हजारीबाग झारखंड से निकलता है। और निकलने के बाद इस तरीके से होते हुए और एक जगह पड़ता है लखीसराय में, सूर्यागढ़। कौन जगह पड़ता है, सूर्यागढ़। कहाँ पड़ता है, लखीसराय, ठीक है। वहां पर जाकर के जो है ये गंगा नदी से मिल जाती है। और इस नदी का नाम क्या हो जाएगा, क्यूल नदी। कौन सा हो जाएगा, क्यूल नदी हो जाएगा। और क्यूल के बाद देखिएगा तो एक छोटा सा नदी आपको दिखाई देगा, अजय नदी, जो बिहार में ही जो है प्रवाहित होता है, बहुत छोटा सा नदी, इसका नाम क्या हो जाएगा, अजय नदी हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए, पठार से आकर के जो है गंगा में मिलने वाली नदियों में पश्चिम से पूरब की ओर सबसे पहले कौन हो जाएगा, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल, अजय नदी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा तो सकरी नदी हो गया, दुर्गंती नदी हो गया, ये सब नदी भी जो है बिहार में ही प्रवाहित होता है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि नदी से संबंधित जितने भी तथ्य और जितने भी कंसेप्ट है वो सारी चीजें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इसी के साथ सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।